हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों को, शुभ संध्या। और आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से फटाफट। और आज हम लोग बेहतरीन एक प्रैक्टिस लेकर आए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक इस समय हम ईएमआरएस और बीपीएससी को लेकर सॉल्व करा रहे हैं। और आज का प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, ये बायोलॉजी जूलॉजी का प्रैक्टिस सेशन है और बहुत ही इजी टॉपिक लेकर आया हूँ। और हमें पता था क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस कराए जाए। तो बच्चों में एक कन्फ्यूजन जरूर रहता होगा कि सर थंबनेल में टॉपिक नहीं लिखा रहता है, ये टॉपिक कौन सा कराने वाले हैं आप, है ना। तो वो सस्पेंस है, इसका मतलब ये पूरे तैयार करके रखो, मैं कोई भी टॉपिक किसी भी दिन करवा लूँगा। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके परीक्षा में सवाल आएंगे बीपीएससी में, और हमेशा आते ही हैं, चाहे वो ईएमआरएस हो चाहे बीपीएससी हो। इसलिए हम इनके सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट करके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व करा देते हैं। तो चलिए, सभी साथियों का वेलकम है राजीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि भाई राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर इस समय एक स्पेशली बैच स्टार्ट हुआ है। नया बैच है, एकदम से लेटेस्ट और न्यू बैच है, जिसका नाम है डार्विन बैच। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डार्विन बैच तो काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन बता दूं डार्विन बैच में जो क्लासेस हुई हैं अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड है। अगर आप एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक टाइम लगता है, क्योंकि सिलेबस आपका ब्रॉड है, कंप्लीट करने में समय लगता है। इसलिए नया और लेटेस्ट बैच है, एकदम से अभी थोड़े दिन पहले ही ये स्टार्ट हुआ है। तो डार्विन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के क्या फीचर्स हैं, ये स्पेशली बैच डिजाइन किया गया है यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी और एलटी और जेआईसी के लिए। इसके फीचर्स देखेंगे, आपको पता है जैसा कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस चलते हैं हमारे यहाँ। टेस्ट सीरीज पेड है, फ्री टॉपिक वाइज है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट भी डीपीपी इसमें सॉल्व भी करा रहे हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, पीवाईक्यूज है, बेस्ड स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस विद इन आते हैं। और फीस जिसकी मात्र 2499 2499 एक स्पेशल ऑफर के साथ है। कोई भी बच्चा अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वैसे फीस में भारी छूट इस समय चल रही है। अगर पुराना बैच आप लेना चाहते हो तो पुराने बैच में आप लोगों को बता दूं, उसमें बहुत ज़्यादा फीस बढ़ चुकी है। उसकी फ़ीस यही है, 6999 है, सबसे पुराना यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच। उसके बाद अरस्तु बैचेज हमारे आए हैं। अरस्तु बैचेज में भी फीस लगभग हमें लगता 3000 होगी। उसका जो डार्विन बैच है ये नया और लेटेस्ट बैच है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करने के लिए, तो आप डार्विन बैच को ज्वाइन करिए। और डार्विन बैच की फीस मात्र 2499 रुपये है, फीस में भारी छूट है। और आपको बता दूँ, आप आराम से जाइए, राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है मैं आपको 1 सेकंड के अंतर्गत बता देता हूँ। सबसे पहले जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो या इस बारकोड से भी आप एप्लीकेशन स्कैन कर सकते हो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से। आप लिखोगे राजीव एकेडमी, RAJEEV एकेडमी ऐप, डाउनलोड कर लेंगे। जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरह से एक फोल्डर दिखाई देगा आपके मोबाइल फ़ोन में। तो ये फोल्डर जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, होने के पश्चात आप कोर्सेज वाले फोल्डर में जाओगे। कोर्सेज वाले फोल्डर में जाके जब ओपन करेंगे तो सभी कोर्सेज की एक लिस्ट आ जाएगी। जब लिस्ट आ जाएगी तो फिर आप डार्विन बैचेज में 4 बैच डिजाइन करे गए हैं, एक यूपी टीजीटी पीजेट, यूपी टीजीटी का, यूपी पीजीटी का और एलटी ग्रेड का और जीआईसी के लिए। तो इन बैचेज को परचेज कर सकते हो और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। प्रतिदिन हम लाइव क्लासेस मैक्सिमम हार्स देते हैं। आपको बता दें, प्रातः 6 बजे से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। 6 से 7 घंटे लाइव क्लासेस पर डे आपको अगर बायोलॉजी की मिल रही है तो राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल रही है। तो जो बच्चे अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो आज ही ज्वाइन करें। नया बैच एकदम प्रारंभ है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9795879197। इसके साथ साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर हम और यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7355552073, है ना, 7355552073। ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉलिंग नंबर है। इस पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, किसी पर भी। तो चलिए, बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र, जितने भी साथी, जितने भी मित्र हैं, वे सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझे फटाफट एनर्जी का लेवल दिखाएंगे कि चलिए भाई, अगर हम बात करते हैं, जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, तो एनर्जी का लेवल एक बार दिखाइए कि आपका पोटेंशियल क्या है और आप क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं। अगर सभी लोग, सभी साथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं तो एक बार फायर इमोजी वाला कमेंट्स मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आर यू रेडी गाइज फॉर गिविंग द आंसर्स। आप क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को शुभ संध्या।
चलो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी सेशन से जुड़ चुके हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करें। आज के सेशन की शुरुआत करें तो एक बार सभी लोग फटाफट वो एनर्जी का लेवल, वो बूस्टअप एनर्जी आप अपना चैट बॉक्स में मुझे फायर इमोजी के साथ एक बार कमेंट करके दिखा देंगे, और जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सभी के सभी साथी क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। चलिए, बेहतरीन, बहुत अच्छा, वेल डन। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन। चलो, प्रीति चौधरी, डिम्पी, वंदना, कुमकुम, सुषमा, किरण सिंह, मधुरिमा, स्नेहा, साकिब हसन, रजिया। चलिए, तो आज के सेशन का पहला सवाल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है जिसके क्वेश्चंस कराने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक है और आप लोगों को एकदम घोल के पिलाया था मैंने। तो आज का टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस होने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको बता दें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस EMRS और इसमें क्या कहते हैं आपके BPSC में आएंगे, और यहाँ के क्वेश्चंस जो होंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम बेस्ड होते हैं। एंजाइम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, कौन सा एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होता है। तो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम में और एब्जॉर्प्शन से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं आज के प्रश्नों के साथ। तो सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग फटाफट पढ़िए और करिए राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर आज के सेशन का पहला सवाल, स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट। बताइए कहाँ पर पाई जाती है स्फिंक्टर ऑफ ओडी? इलियोसिकल जंक्शन पर, जंक्शन ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड डियोडेनम, गैस्ट्रोओइसोफेजियल जंक्शन, जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डियोडेनम। बताइए स्फिंक्टर ऑफ ओडी वेयर प्रेजेंट, कहाँ पर पाई जाती है? बहुत अच्छा, वेल डन। ललिता, TS, प्रतिमा, चलो बहुत अच्छा, राजपाल भी आगे, सोनम, उषा, पहले का बी, कुमकुम ने सबसे पहले आंसर किया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। चलो भाई सभी लोग फटाफट आंसर करो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, दशरथ प्रसाद सिंह आप भी हैं, बहुत अच्छा, वेल डन। चलिए देखिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन होता है डियोडेनम रीजन, और डियोडेनम रीजन पर यहाँ पर एक बाल्व होता है, और इस बाल्व से इधर से आती है हिपैटिक डक्ट और इधर से आती है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो जो हिपैटिक डक्ट आती है एक्चुअल में वो कहाँ से आती है? लीवर से, और इधर जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है वो पैंक्रियाज होता है, यहाँ से क्या आती है? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और इधर से सिस्टिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट, जब दोनों आती हैं तो मिलती कहाँ पर? एम्पुला ऑफ वेटर पर, और एम्पुला ऑफ वेटर जो ओपन होता है वो कहाँ पर? डियोडेनम रीजन में। डियोडेनम के अगर बात करते हैं, डियोडेनम जो सी शेप्ड एक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर हेपेटिक और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों कॉमन डक्ट बनकर ओपन होती हैं। तो ये इसी पर एक बाल्व लगा होता है, उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। और स्फिंक्टर ऑफ ओडी इस आपने का जंक्शन ऑफ इलियोसिकल जंक्शन पर इलियोसिकल वाल्व होता है, यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होता है? इसी के नाम से बना होता है इलियोसिकल वाल्व, जंक्शन ऑफ हेपेटिक, पैंक्रियाटिक एंड डियोडेनम। बिल्कुल इन दोनों के डक्ट के जंक्शन पर यही पाई जाती है। बी इज द राइट आंसर दैट सवाल। इस सवाल का सही उत्तर क्या करेंगे? बी। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बेहतरीन सवाल है, आज के सवाल में मजा आने वाला होगा सभी लोगों को। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट आपने का मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। उस बताओ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सही कथन कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा? चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग आ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। चलो चलो भाई, बहुत अच्छा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ल्यूमेन इज हाई कॉइल्ड पार्ट, Vermiform appendix, ileum is high coiled part, vermiform appendix arise from duodenum, ileum open into the small intestine। देखो सबसे पहले करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कोमल, अमृता, जया बोले तो चलो बहुत अच्छा, सभी लोग आ गए, सभी साथी आ गए हैं। एक बार और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे और भी साथी आ जाएंगे। देखो यहाँ पर सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, मैंने कहा था सर के मुस्कुराने से सब मुस्कुरा देंगे। तो सीरोसा, उसके बाद कौन सी होगी बताओ? सीरोसा के बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? सीरोसा। उसके बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस इंटरना, और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? म्यूकोसा। आपको याद होगा हमने जब
पूरा का पूरा लेयर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया था, तो बहुत डिटेल से पढ़ाया था। आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा है, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे ये मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस लेयर दो होती हैं, एक मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एक मस्कुलरिस इंटरना, उसके बीच में सब म्यूकोसा लेयर है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, नहीं ये तो आउटर लेयर है, नहीं होगा। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, बिल्कुल। इलियम की बात करते हैं तो इलियम बहुत छोटी सी संरचना होती है, जिसकी लंबाई अगर बात करते हैं तो कितना होती है, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर होती है, कितना 9 सेंटीमीटर होती है, 7 से 9 सेंटीमीटर, और हाईली कॉइल्ड पार्ट है। और इलियम रीजन वह रीजन होता है, अगर हम बात करते हैं इलियम रीजन वह रीजन होता है स्मॉल, सॉरी ये इलियम की बात कर रहे हैं ना, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई तो ज़्यादा होती है, हमें लगा सीकम की बात कर रहे हैं। इलियम की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजिटल एंड है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितना होती है, 2.5 मीटर होती है, ध्यान रखना। ये हाईली अगर पूछा जाए कि क्वाइल्ड रीजन है। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एराइज फ्रॉम डियोडेनम, नहीं, ये कहाँ से सीकम रीजन से एराइज होता है। इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करता है। तो देन आंसर इज गोज टू बी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया होगा। नहीं 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 नहीं, इसका 9 सेंटीमीटर नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। जया सिंगर कह रहे आप पढ़ाए थे और मुझे याद भी है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद द रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ ऑर्गन। जो कि नीट का सवाल है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना महत्वपूर्ण है सवाल, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड है ना। क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन्स बताओ कहाँ पाई जाती हैं, पैंक्रियास में, डियोडेनम में, स्मॉल में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में या लीवर में। तो ध्यान रखना, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन ये सक्कस एंटेरिकस नामक सबस्टेंट सिक्रीट करती हैं। और ये अगर बात करते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत में। तो पहले का तीसरा होगा, पहले का तीसरा कहीं है क्या, अरे वाह, केवल एक आंसर कटा, बाकी ये तीनों में पहले का तीसरा है। ग्लीसन्स कैप्सूल आर फाउंड इन, ग्लीसन्स कैप्सूल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में दिया था लीवर में, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ग्लीसन्स कैप्सूल आर फाउंड इन, तो चौथा, तो देखो दूसरे में चौथा, दूसरे में चौथा केवल एक ही जगह है, पहले वाला तो कट ही चुका था। ये ऑप्शन तो वैसे मिल गया आप लोगों को, बी सही है। वैसे और भी मिला लो, ग्लीसन्स कैप्सूल लीवर में है। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये कहाँ पाई जाती हैं, पैंक्रियास में पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ब्रूनर्स ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंस है, ये डियोडेनम पार्ट के सब म्यूकोसा लेयर में है। कहाँ पर है, डियोडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में। आपको ये बता दूं कौन से लेयर में, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ डियोडेनम। ब्रूनर्स ग्लैंड जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कुमकुम नहीं, बफरिंग तो नहीं हो रहा होगा जहाँ तक मुझे याद है। एचएल वेरी गुड इवनिंग, एचएल क्या हाल चाल है। आज के सवाल सब तोड़ने वाले हैं, आज के सवाल सभी तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज के सवाल बेहतरीन हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक भी है आप लोगों का, क्योंकि मैंने इसको तो बहुत पोस्टमार्टम करके पढ़ाया था पूरा का पूरा, बहुत डिटेल से। देखिए ह्यूमन डेंटिशन से सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन में अगर सबसे पहले बात करेंगे तो ह्यूमन डेंटिशन की ये प्लूरोडोंट होते हैं, मोनोफियोडोंट होते हैं, होमोडोंट होते हैं। प्लूरोडोंट मैंने आप लोगों को बताया था अटैचमेंट के बेस पर, दांत का जितना क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, हमें नहीं लगता किसने पढ़ाया होगा, क्योंकि हमने अटैचमेंट के बेस पे, उसके साथ साथ उनके शेप एंड साइज के बेस पर, उसके बाद उनके ग्रोइंग के बेस पर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो मनुष्य का दांत कैसा होता है बताओ, प्लूरोडोंट या थीकोडोंट या एक्रोडोंट। जिनका दांत ऐसे मसूड़े से गम में ऐसे चिपका रहता है उसे हम एक्रोडोंट कहते हैं। उसके बाद प्लूरोडोंट आपने का बोन्स से जाके अटैच होता है, लेकिन बोन्स सॉकेट में जो एक एल्वोलस होता है उसमें जाके फंसा होता है, उसे थीकोडोंट कहते हैं। और थीकोडोंट मेनली इज फाउंड इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में। इसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है, थीकोडोंट। तो मनुष्य की बात करेंगे थीकोडोंट होगा, प्लूरोडोंट तो होगा ही नहीं सबसे पहले। डाइफियोडोंट हम लोगों में दांत एक बार उगते हैं कि 2 बार उगते हैं कि बहु बार उगते हैं। डाइफियोडोंट, मोनोफियोडोंट और पॉलीफियोडोंट। तो मनुष्य का दांत आपको पता है एक मिल्क डेंटिशन होता है और
एक बार दांत टूट जाते हैं उसके दोबारा फिर से उगते हैं तो मनुष्य का डाइफियोडोंट होता है, बिल्कुल सही है। हेट्रोडोंट होता है कि होमोडोंट होता है? देखो होमोडोंट और हेट्रोडोंट का मतलब ये है कि जब दांत शेप एंड साइज में अगर समान होते हैं तो उसे होमोडोंट कहते हैं, और शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोडोंट कहते हैं। हम लोगों में इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज टीथ हैं। तो आपने कहा मनुष्य का दांत कैसा होगा? थीको, डाइफियो एंड हेट्रोडोंट। ये ह्यूमन डेंटिशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जानते रहिएगा। बहुत अच्छा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। थीको, डाइफियोडोंट एंड बताइए कैसा होगा? 12 दांत मोनो होते हैं और 20 यानी 12 दांत कैसे होते हैं? मोनोफियोडोंट। और 20 टीथ कैसे होते हैं? डाइफियोडोंट। सब पढ़ाया हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ आप लोगों को। शेप एंड साइज में सिमिलर है, डिसिमिलर है, हेट्रो, और बहुत डिटेल से इनका पढ़ाया था। दांत तो मतलब एकदम पोस्टमार्टम करके हो, डेंटल फार्मूला से लेके सारी चीजें। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improves its nutritional value by the increasing the amount of vitamin B12, vitamin A, vitamin D, vitamin E। बच्चे लोग सोच रहे होंगे दूध को दही में बदलने द्वारा इसके पोषण मूल्य में सुधार होते हैं कि मात्रा बढ़ना। बताइए किसकी मात्रा बढ़ जाती है अगर मिल्क बिकम कर्ड? दूध अगर दही में चेंज हो जाता है तो सबसे पहले तो ये है कि मिल्क दूध जो होता है उसमें कैसीन प्रोटीन होती है। कैसीन प्रोटीन जब पैरा कैसिनेट में टूट जाती है तो दूध दही में चेंज हो जाता है, और तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। लेकिन किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? सवाल ये इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन पूछा गया, ए है, डी है, ई है, कैल्सीफेरॉल होगा, रेटिनॉल होगा, या टोकोफेरॉल होगा, या साइनोकोबालामीन होगा? बताइए क्या बात है, क्या बात है। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर। सभी के सभी बच्चा पार्टी, जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने बताया साइनोकोबालामीन। क्या बात है, आपने कहा बिल्कुल साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कहते हैं और इसकी हाई वैल्यू बढ़ जाती है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। बताओ, और बेहतरीन सवाल है अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां, अ बेबी बॉय एज 2 ईयर, एक बच्चा छोटा सा है जिसका उम्र कितना है? 2 वर्ष है। इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल में एडमिशन कराया गया। पासिस थ्रू द डेंटल चेकअप, अब उसको डेंटल चेकअप के द्वारा पास करा जाएगा। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ, विच टीथ वर एब्सेंट। 2 वर्ष का एक बच्चा जो स्कूल में भर्ती कराया गया, उत्तीर्ण किया गया। दंत परीक्षण के माध्यम से दंत चिकित्सक ने देखा कि लड़के के 20 दांत कौन से दांत थे? लड़के में 20 टीथ हैं। बच्चे का डेंटल फार्मूला पता है ना आप लोगों को? 2102/2102। बताओ ICPM। अब तो बता दो कौन सा एब्सेंट है? इज करेक्ट। काहे का इज करेक्ट? इसका 6वें का नहीं, 6वें में क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा, ललिता, प्रिया बहुत अच्छा, वेल डन। सुषमा, कुमकुम, महबूब आलम बहुत अच्छा, स्वागत है सेशन में, बहुत अच्छा। प्रीति, निकिता, रुचि, प्रीमोलर्स, बिल्कुल प्रीमोलर्स क्या है? एब्सेंट। बच्चों में प्रीमोलर्स और 3rd मोलर एब्सेंट होता है ना? 2 मोलर होते हैं लेकिन 3रा मोलर। लेकिन हमेशा सवाल से ही पूछा जाता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का लेवल यही रहता है, और इसमें क्वेश्चन जब पूछेगा तो प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। 3rd मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, अक्कल दाढ़, वो अक्कल आने पर ही उगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, और इसको पढ़िए और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन सीक्रेट द एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। पूछा गया कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम किस सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है? कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। बताओ, वो अर्जेंटाफिन सेल्स के द्वारा होता है, पैनेथ सेल्स के द्वारा होता है, जाइमोजन सेल्स के द्वारा होता है, कफर सेल्स के द्वारा होता है? सबसे पहले तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन्स ये कहाँ पर पाई जाती हैं आप लोगों को बता दूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें माइक्रोबिली कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया भाई, फिर से बता दो। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा से लेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज माइक्रोबिली, और माइक्रोबिली के बीच में जो गैप होता है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन्स, और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन्स सक्कस एंटेरिकस नामक सबस्टेंस सेक्रेट करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसमें एक एंटीबैक्टीरियल
लाइसोजाइम एंजाइम, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट करने वाली स्पेसिफिक सेल्स कौन सी है? तो वो अर्जेंटाफिन सेल्स है, पैनेथ सेल्स है, जाइमोजन सेल्स है, कप्फर सेल्स है। कप्फर सेल्स आप लोगों को पता है कहाँ पर पाई जाती हैं, बताओ कहाँ पर पाई जाती है? कप्फर सेल्स इज फाउंड इन लीवर, ये फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। जाइमोजन सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? स्टमक में। पैनेथ सेल्स आपने के इंटेस्टाइन में पाई जाती है और किसका सिक्रीशन करती हैं? एक्चुअल में ये म्यूकस, या कह सकते हो कि लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। किसका? लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रीशन। अर्जेंटाफिन सेल्स नॉट फाउंड इन हियर। तो कप्फर सेल इज करेक्ट आंसर? नहीं नहीं नहीं, लिक्विड टफ्स लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका राइट आंसर क्या करोगे? जाइमोजन। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, बट राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा पैनेथ सेल्स। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। मैंने पोर्टल सिस्टम अभी एप्लीकेशन पर पढ़ाया है, जितने बच्चे पढ़े होंगे हमसे उनको 100% क्लियर होगा। हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। आपने कहा कि हमारे शरीर में पोर्टल सिस्टम, देखो फ्रॉग, और अगर हम बात करते हैं फ्रॉग और फिश, एम्फीबियन और पिसीज में दोनों पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक रीनल पोर्टल सिस्टम, है ना। एक तो कौन सा होता है भाई? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है? रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हमारे बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, लेकिन आपको ये भी हम एक चीज बता दें, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों पोर्टल सिस्टम किस में पाए जाते हैं? हेपेटिक एंड रीनल, बोथ पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, एम्फीबिया एंड फिश। ध्यान रखना, दोनों पाए जाते हैं किसमें? आपने कहा एम्फीबियंस एंड पिसीज। अगर हम बात करते हैं, फिश लिख देता हूँ, फिश में और फिशिस में और एम्फीबियंस में बोथ पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। लेकिन ह्यूमन की बात करते हैं या अदर इसके अलावा एनिमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, केवल कौन सा होता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल जो वेन है वो कहाँ से ब्लड को कैरी करके लीवर में छोड़ती है? आपको बता दूं, जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के पश्चात जितना भी एब्जॉर्ब मटेरियल होता है, उस सभी एब्जॉर्ब मटेरियल को हम डालते हैं किसमें? हेपेटिक पोर्टल वेन में। और हेपेटिक पोर्टल वेन लेकर जाती है किसके पास? लीवर के पास। और लीवर केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की, हमारे बॉडी की केमिकल फैक्ट्री कौन सी है? लीवर। तो ध्यान रखना, ये कहाँ से लेकर जाएगी? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से जितना डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड मटेरियल्स, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? सबसे पहले लीवर में जाएंगे। तो आंसर क्या करेंगे इसका? नहीं 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 नहीं, हृदय नहीं करेंगे। हा हा हा, कितने लोगों ने गलत आंसर करा? क्यों? हार्ट में जाएगा, हृदय में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, कितने लोगों ने गलत आंसर किया। नहीं नहीं, सुधा ठाकुर ने बिल्कुल सही दिया, अमृता ने सही दिया, इंटेस्टाइन से जाएगा। इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से जिन लोगों ने अभी पढ़ा होगा वही सही बोलेंगे, नॉट हार्ट। डी, इंटेस्टाइन से लेकर जाता है भाई। जितना भी मैंने कहा पोषक तत्व अवशोषित करके पोर्टल वेन में डाले जाते हैं, वो पहले केमिकल फैक्ट्री जाएगा, उसके बाद फिर कहीं भी ट्रांसपोर्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और आंसर करिए। Which of the following guard the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? duodenum में hepatic पोर्टियो, आपने कहा हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? इलियोसिकल बाल्व है। इलियोसिकल बाल्व तो कहाँ पे पाया जाता है? जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, या कह सकते हैं जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पर पाया जाता है? बताओ भाई, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पर पाया जाता है? जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां पर पाया जाता है? जंक्शन, अगर हम बात करते हैं जंक्शन ऑफ स्टमक, या पाइलोरस भी कह सकते हो, है ना, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम बात करते हैं किसके जंक्शन पर, तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यही होगा राइट आंसर। सेमी लूनर वाल्व, ये तो हार्ट में पाए जाते हैं, कहां पर?
पल्मोनरी एंड एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा की ओपनिंग कहाँ पर? इनटू हार्ट, हार्ट में इनकी ओपनिंग पर लगे होते हैं सेमी लूनर बाल्व। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज द राइट आंसर। सी करा होगा सभी लोगों ने इसका सही जवाब। हाँ, हिपैटोपेंक्रियाटिक ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडी, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर। सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, सी इज द राइट आंसर। चंदन कुमार ए, बकरी वकरी क्यों लेकर आयो? चलो भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर करिए। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। प्राइमरी डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन कौन से हैं? ये हैं प्राइमरी डेंटिशन की। अगर बात करेंगे तो कौन से हैं? आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही। बच्चों का डेंटल फार्मूला कौन सा है? 2102/2102। ये किस में है? इंटू 2 कर दोगे, चाइल्ड का है। वयस्क का कितना होगा? 2123/2123 है ना, 2123/2123 है ना। इसमें भी इंटू 2 कर लेंगे। ये चाइल्ड का है यानी चिल्ड्रन, और ये एडल्ट्स का है। तो बच्चों कौन सा एब्सेंट है? प्रीमोलर। ये भी सवाल हो चुका था, बस केवल क्वेश्चन की भाषा बदली गई है, केवल लैंग्वेज बदली गई है, बाकी सब कर चुकी हैं आप लोग। हाँ बहुत अच्छा, बच्चों में इतना है और वयस्कों में इतना है। वेल डन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द प्रीमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब बताओ, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन द डाइनिंग टेबल। दो दोस्त डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे हैं। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of। बताओ, दो दोस्त डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे थे, उन्हीं में से एक इसी दौरान अचानक से खांसी आने लगती है, कुछ खाना निगलना है। ये खांसी के कारण कैसे हुआ? अरे यार, मैंने कहा जब जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो आपका जो पाइप होता है ना, देखो ना, आपका जो पाइप होता है ना, मैंने आपको बताया भी होगा, आप लोगों में ये जो पाइप होता है ना, ये माउथ है और इसके ऊपर ये नेज़ल, आपका नेज़ल है, और यहाँ पर ये रीजन कौन सा होता है? फेरिंग्स। ये इसके आगे लगी होती है क्या? ट्रैकिया। और यहाँ पर एक ऊपर लगा रहता है, इसके ऊपर लिड। तो फूड मटेरियल जो बोलस है, जितना भी आपने खाना खाया बोलस, अब ये बोलस आपका, ये आगे वाला पाइप, हम लोगों के गर्दन में दो पाइप होते हैं, बिल्कुल ठीक एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। तो आगे वाला पाइप होता है ट्रैकिया, विंड पाइप, और पीछे वाला पाइप होता है ओइसोफेगस। ये कौन सा होता है? ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस ये कंस्ट्रिक्टेड होता है, और ओइसोफेगस के नीचे स्टमक लगा रहता है और ट्रैकिया के नीचे लंग्स लगा रहता है। जब सांस लेते हो तो एपिग्लॉटिस हमेशा खुला रहता है, क्योंकि हमेशा हम लोग लेते हैं सांस। जैसे भोजन को निगला, जब फूड पार्टिकल निगलते, जब आपने इधर से ऐसे पुश किया, तो जब भोजन जाना चाहिए ओइसोफेगस में। अब ओइसोफेगस, ये इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा भोजन नीचे सरक के जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे खाना खाया टपाक सीधा आमाशय में पहुंच गया। अगर ऐसा होता तो उल्टे रहते या लेटे लेते खाना खा रहे होते तो खाना ऐसे फंसा रहता लेवल पे, है ना। उल्टे लटके खाना खा रहे होते तो पता लगा कि खाना अंदर जाता ही नहीं, है ना। तो जैसे चमगादड़ देखो ना, उल्टे लटके रहते, स्लॉथ है, चमगादड़ है, लेकिन फिर खाना खाते रहते। तो कहने का सेंस, भगवान ने इस कंस्ट्रिक्टेड पाइप ओइसोफेगस में वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बोथ मसल्स को लगाकर, और जब फूड मटेरियल को हम क्या करते हैं, गलेट करते हैं, इसको जब निगलते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन तक आपने जल्दी जल्दी खाना खा के यहाँ तक स्टफिंग कर दिया। और जब यहाँ तक स्टफिंग कर लिया तो खाना अंदर नहीं जल्दी पहुंच पा रहा है और यहाँ तक जाके फंस गया, तो भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इसी के कारण हिचकी आती है। थोड़ा सा पानी पी लेते हो, इसी के कारण खांसी आती है, थोड़ा सा पानी पी लेते हो, थोड़ा सा नीचे सरका दिया,
सांस मिल गई। तो ये कारण होता है किसके कारण, एपिग्लॉटिस के कारण। हिचकी, कुछ लोग सोच रहे होंगे हिचकी तो कभी कभी तब भी आती है जब खाना नहीं खा रहे होते, तब कोई याद करता है। अरे कोई नहीं तुमको याद करेगा यार, तुमको केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ लोगे, जिस दिन मास्टर बन जाओगे ना, मास्टरनी बन जाओगे, उस दिन सब याद करेंगे तुमको। जब तक मास्टरनी नहीं बनोगे तब तक कोई याद नहीं करने वाला, बाकी सब मतलब ही दुनिया है। मैंने कहा कभी कभी हिचकी आने का कारण और भी होता है, जब डायाफ्राम हमारा नीचे पुश रहता है, जब हम लोग सांस अंदर खींचते तो डायाफ्राम, ये डोम शेप होता है ना, डायाफ्राम डोम शेप होता है, ये नीचे दबता है ऐसे, नीचे को क्या होता है, प्रेस होता है। तो कभी कभी ये दवाई रह जाता है, डोम शेप नहीं हो पाता है, तब हिचकी आती है। तो तब भी थोड़ी सी लंबी सांस खींच लिया करो योगा वाली, और योगा वाली सांस खींचकर थोड़ा सा आप बैक कर देंगे तो मेंटेन हो जाएगा, हिचकी नहीं आएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन देखिए, 12 नंबर सवाल। इपिथेलियल सेल्स of the intestine involve the food absorption have on their surface। आपने कहा अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं और इंटेस्टाइन पर एब्जॉर्प्शन, आपको सभी को पता है ये कौन सी लेयर है, ये कौन सी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है ना, इनर मोस्ट लेयर जिस पर बिली पाई जाती है ना, माइक्रोबिली, ये कौन सी होती है, माइक्रोबिली। और सभी को पता है कि माइक्रोबिली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जितना फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी को अवशोषित करते हैं। तो वही पूछा गया, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व द फूड एब्जॉर्प्शन, फूड के एब्जॉर्प्शन में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, बताओ। आपने कहा पिनोसाइटिक वेसिकल्स होती हैं, या फेगोसाइटिक वेसिकल्स होती हैं, या जाइमोचन ग्रैन्यूल्स होते हैं, या माइक्रोबिली होती हैं। अरे वाह, सीधा ही ऑप्शन मिल गया, दीज आर माइक्रोबिली, दीज आर माइक्रोबिली। आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन, बताइए। आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन। हाँ, मेरी हिचकी तो आसपास के लोगों को परेशान कर देती है। हाँ बिल्कुल कर देती हूँ, माइक्रोबिली, बिल्कुल। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर, डी, डी सही जवाब है और आप सभी लोगों ने दिया इसका सही उत्तर। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, और द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर। पूछा गया कि साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 भी साइनोकोबालामीन। उसका रिचेस्ट सोर्स पूछा गया, गॉट एंड गॉट लीवर, आपने का बकरी का लीवर है, और स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना ये सिंगल सेल प्रोटीन है, क्या है, सिंगल सेल, आपने का SSP, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है स्पाइरुलिना में। चॉकलेट है, ग्रीन ग्राम है, राइस है, हेंस एग है, कैरेट है, या चिकन ब्रीज है। बताओ विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिसका 13वें का आंसर डी दे रहे हैं। आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोगों को एक चीज बता दूं, विटामिन B12 इज नॉट फाउंड एनी ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन B12 आपको पता है absent होती है किसमें, absent इन ग्रीन वेजिटेबल्स। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन सब में क्या होगी, absent होती है। सबसे पहला सवाल तो देखो, काटो, सबसे पहले ग्रीन ग्राम हटा दिया, राइस हटा दिया, कैरेट हटा दिया, अब बताओ बचा क्या, एक ही तो बचा, गॉट्स लीवर एंड स्पाइरुलिना इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। ये हमेशा देखना, जो प्रोटीन रिच होती हैं, बेसिकली प्रोटीन और फैट उनमें अधिक पाए जाते हैं, किसमें, प्रोटीन और फैट्स में अधिक पाए जाते हैं। तो गॉट्स लीवर मसल्स है, स्पाइरुलिना प्रोटीन है, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 14, और आप लोग पढ़ेंगे, फटाफट करेंगे आंसर। विच वन इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मैच करता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल है, डी राइबोफ्लेविन है, बी कैल्सीफेरॉल है, ए आपने का थायामीन है। देखो थायमीन की तो नाम आपको पता ही होगा, B1 थाई, B2 राई, B3 के नाक पर, B5 पीटो, B6 की प्यार में, B12 सोई, B1 बेरी, B2 कीला, B3 से PP पीला, रात रतंदी, रेटिनाल, नपुंसक, विटामिन ई टोकोफेरॉल। सारे विटामिन आप लोगों को मैंने याद कराए थे जब आप लोगों को दिया था बेहतरीन तरीके से ट्रिक, तब याद कराया था। चलो बताओ विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, बेहतरीन, ई टोकोफेरॉल। राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, B2 किलोसिस, कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं, डी, और टोकोफेरॉल किसे कहते हो, ए, है ना। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी। बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें बताने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें अभी केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें थोड़ा सा कम वक्त होता है, ज़्यादा
डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, बाकी बहुत डिटेल से इन सबको करा दूंगा जब वक्त आएगा सही तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर करिए। द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट एनेमल ऑफ टूथ इज। देखो हमारे दांत में, आपको पता है कि जो दांत होता है ना, छोटा सा हम लोगों का दांत, बेसिकली जो दांत होता है टूथ, इस पर 2 लेयर्स होती हैं, है ना। कितनी लेयर्स होती हैं? ये इसका रूट है, रूट जो होता है, अगर हम बात करते हैं इसका क्या है, और इसके बाद बनती है पल्प कैविटी। ये ऊपर क्या लगा रहता है? एनेमल। एनेमल, इसके अंदर प्रोटीन भरी रहती है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन प्रोटीन। तो बेसिकली एनेमल, अगर दांत की बात करते हैं तो ये ऊपर अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एनेमल। और जो एनेमल होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, इसके अंदर जो येलो कलर की येलोइश प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं? डेंटिन प्रोटीन। तो डेंटिन प्रोटीन के कारण दांत का रंग कैसा होता है? येलोइश होता है, हल्का सा दांत हमारा जो पीला होता है उसके कारण येलोइश डेंटिन। और एनेमल ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ है। क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। तो आप सभी को पता है कि टीथ का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? एनेमल। एनेमल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। अब सेल्स पूछा गया, वो डेंटोब्लास्ट है, वो ऑस्टियोब्लास्ट है, वो एमिलोब्लास्ट है या ओडोंटोब्लास्ट है। इसी में जो पल्प कैविटी होती है, क्या होती है? पल्प कैविटी। तो ध्यान रखना, जो पल्प कैविटी होती है, इसी पल्प कैविटी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो सिक्रीशन करती हैं। तो डेंटिन प्रोटीन का सिक्रीशन कौन करती है? ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं एमिलोब्लास्ट, जो एमिलोब्लास्ट होती है किसका सिक्रीशन करती है? डेंटिन प्रोटीन का। और एनेमल का सिक्रीशन कौन करती है? तो ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स एनेमल का सिक्रीशन करती है। और पूछा कौन किया गया? सिक्रीट्स ऑफ एनेमल, एनेमल ओडोंटोब्लास्ट। आंसर इज गोज टू डी। इसका राइट जवाब करेंगे आप लोग ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोन का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट ही बोन फॉर्मेशन करते हैं। बेहतरीन, आपने किसका सिक्रीशन करते हैं? बोन सेल्स का करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 16 और आप लोग पढ़ो और आंसर करो। 16वां नंबर क्वेश्चन, अ डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द, आपने का मोल्टिंग ऑफ टीथ, ऐसे लिख देता हूं, मोल्टिंग ऑफ टीथ एक डेंटल डिजीज है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम पानी पीते हैं तो ऐसी कौन सी आपने का जो मोल्टिंग डिजीज आती है, मतलब दांत में पैचेस बन जाते हैं एक तरह से, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली दंत क्षरण। इसे हम क्या कह देते हैं? दंत क्षरण। वो किसके कारण है? मरकरी, फ्लोरीन, बोरान या क्लोरीन। फ्लोरोसिस डिजीज का नाम और एक लिख लेंगे, क्या? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का प्रमुख कारण क्या है? फ्लोरोसिस मतलब दंत क्षरण, फ्लोरीन की अधिकता से होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी लोगों ने कर दिया होगा इसका राइट आंसर। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर। आपने सभी लोगों ने किया। फ्लोरीन या फ्लोराइड्स। फ्लोरीन जब पानी में घुल जाते हैं तो उनको फ्लोराइड्स कहते हैं। आपको पता है फ्लोरीन insoluble in water is known as fluorides. Answer goes to C. Question number 17 on your screen. 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ब्रूनर्स ग्लैंड्स अकर्स इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ये सभी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, बताइए कहां पर? सब म्यूकोसा लेयर ऑफ डियोडेनम, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक, म्यूकोसा लेयर ऑफ ईसोफेगस, म्यूकोसा लेयर ऑफ इलियम। बताओ, म्यूकोसा या सब म्यूकोसा लेयर? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स ये है क्या? लिम्फेटिक टिश्यू है। आपने कहा ये है क्या? तो ये लिम्फेटिक नोड कह सकते हैं या लिम्फेटिक टिश्यू कह सकते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू जो लिम्फ का सिक्रीशन करते हैं। पाए कहाँ जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सब म्यूकोसा लेयर ऑफ डियोडेनम, बेहतरीन, अंतरिक्ष, कुमकुम, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ डियोडेनम। जो डियोडेनल रीजन होता है ये सी शेप रीजन होता है, और इसी के किस रीजन में? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सी शेप रीजन होता है इसी को डियोडेनम कहते हैं। इसी के सब म्यूकोसा लेयर है ना, म्यूकोसा लेयर के जो ऊपर की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर है ना, इनर मोस्ट से इनर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस इंटरना, फिर
मस्कुलरिस एक्सटर्ना और लास्ट में कौन सी होती है, सीरोसा। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब सवाल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग ध्यान बनाए रखना भाई। इन मैन द zymogen and cheap cells are mainly found in, बताइए, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, डियोडेनम या फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। देखिए हमारे स्टमक में स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, आपको बता दें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, स्टमक कहाँ गया, स्टमक की अगर बात करते हैं तो ये स्टमक है, इसमें स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये स्पेसिफिक सेल से मिलकर बनी होती हैं। कुछ 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें, कौन कौन से वैसे होती तो 4 हैं। सबसे पहले आपका चीप या जाइमोजन सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स होती हैं और गॉबलेट या म्यूकस सेल्स होती हैं। ये स्पेसिफिक कुछ सेल्स होती हैं, तो इनके द्वारा कुछ सबस्टेंट सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो चीफ या जाइमोजन सेल्स के द्वारा आपने का प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स के द्वारा एचसीएल सिक्रीट होता है और गॉबलेट या म्यूकस सेल्स के द्वारा म्यूकस सिक्रीट्स होता है। तो सवाल यहाँ पर पूछा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे स्टमक में। आप सभी को पता है कि हमारे स्टमक में स्पेसिफिक कुछ रीजन होते हैं, और कितने रीजन होते हैं, पहला ये वाला रीजन जो होता है कार्डियक, फंडिक, ये रीजन कौन सा, कार्डियक फर्स्ट, और ये फंडिक, और लास्ट रीजन कौन सा, पाइलोरिक। तो सेल्स कौन सी पूछी, जाइमोजन या चीप सेल्स, तो ये मिडिल पार्ट में होती है, और मिडिल पार्ट को आप क्या कहते हो, फंडस, इसको क्या कहते हो, फंडस रीजन। तो फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक, मिडिल रीजन को क्या बोलेंगे, फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक, फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक। थैंक यू सो मच कुमकुम। चलो भाई समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 19। वार्सन्स डक्ट आर एसोसिएटेड विद, आपको पता है हम लोगों में सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ मनुष्य में सलेवरी ग्लैंड्स का नंबर कितना होता है, 3 पेयर्स। ह्यूमन की सलेवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 3 पेयर्स। मनुष्य में 3 पेयर्स क्या पाई जाती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो अगर ह्यूमन सलेवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे 3 पेयर्स होती हैं, 3 जोड़ी है ना। तो 3 जोड़ी कौन कौन सी है, सबसे पहले तो कान के नीचे बेनिथ ऑफ ईयर होती है, सबसे पहले यहाँ पर पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड है। एंगल ऑफ जा, जबड़े के कोण पर एक पाई जाती है जिसका नाम होता है सब, हम लोग जिसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ जा पर कौन सी होती है, सब मैक्सिलरी है ना, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहते हैं उसको। और एक होती है बेनिथ ऑफ टंग, जीभ के नीचे, जिसको हम लोग कह देते हैं सब लिंगुअल, जीभ के नीचे। तो जीभ के नीचे जो अटैचमेंट होता है उसको फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम के एक ही सोर एक जोड़ी हो गया सब लिंगुअल। एंगल ऑफ जा एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, जबड़े के एंगल ऑफ जा सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर के एंगल पे होती है, उसके बेनिथ पे। और पैरोटिड कान के नीचे होती है ना। तो वार्सन्स डक्ट, इनसे निकलने वाली स्पेसिफिक डक्ट होती है। तो यहाँ से जो पैरोटिड होती है उसकी स्टेंसन डक्ट जाती है। उसके जो यहाँ पर होती है आपकी सब अगर हम बात करते हैं, देखो सब लिंगुअल सलेवरी ग्लैंड, इसकी रिविनस या बर्थोलिन डक्ट होती है। लेकिन ये वार्सन्स डक्ट की बात कर रहा है। तो वार्सन्स डक्ट जो जबड़े के एंगल की बात करेंगे, जो एंगल ऑफ जा, जबड़े के एंगल पर पाई जाने वाली जो ग्लैंड होती है, ध्यान रखना जबड़े के एंगल पर कहाँ पे होती है, सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड एंगल ऑफ जा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखना, एंगल ऑफ जा, जबड़े के कोण के नीचे, बेनिथ ऑफ एंगल ऑफ जा। तो राइट आंसर क्या करोगे इसका, सी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, अंतरिक्ष। वेल डन निकिता, अमृता, महबूब आलम, ऑल ऑफ यू आर रिसीविंग द राइट आंसर। सभी लोगों ने इसका दिया है सही जवाब। और ये कहाँ पर आकर ओपन होता है, कैविटी में, वकल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लो पूछ लिया, डक्ट लीडिंग फ्रॉम द पैराइटल ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल। आपको पता है पैराइटल ग्लैंड वेस्टिब्यूल कैविटी कौन सी होती है, ये अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो वेस्टिब्यूल कैविटी बताओ मुझे वो कौन सी है। वेस्टिब्यूल कैविटी किसके बीच में पाई जाती है, बिटवीन द चिक एंड टीथ। जहां पर ब्रश मारते हो ना, सुबह सुबह ब्रश चलाते हो, ऐसे ऐसे करके ब्रश चलता है, तो ब्रश जो आपका चलता है गाल और दांतों के बीच का जो स्पेस होता है ना, वही वेस्टिब्यूल कैविटी। तो
तो एक कान के नीचे ग्रंथि होती है, उसका नाम कौन सा है? पैरोटिड, लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये आकर ओपन होती है कहाँ पर? वेस्टिब्यूल में। और किसके पास? आपको ये भी बता दूं तो थर्ड मोलर के पास, ये थर्ड और सेकंड मोलर के पास है ना, थर्ड और सेकेंड मोलर के बीच में, तो यहाँ पे आके ओपन होती है। तो ध्यान रखना इसका डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट। तो विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? cheek and teeth space is known as vestibule, स्टेंसन डक्ट। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द। रुचि बहुत अच्छा, लगातार आंसर कर रही है अनुराधा, रुचि, सभी के सभी साथी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और बेहतरीन सवाल है, अगर आप लोग इसको कर पाए तो बताइए। लैमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विद एसिनी, लीवर, ग्राफियन फॉलिकल्स या इंटेस्टाइन। लैमिना प्रोप्रिया किससे कनेक्टेड होता है? बताओ, बेहतरीन सवाल। विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन? शालिनी, कोमल, अमृता, प्रिया, प्रिया, अनुराधा, निकिता। चलो भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर। जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार अपने सारे दोस्तों में, सभी लोगों में शेयर भी कर लेंगे इस लिंक को। क्वेश्चन नंबर, सचिन, आज हमारे यहाँ नेट इशू है। कुमकुम, कोई नहीं, कभी कभी होता है नेट इशू, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। अमृता, ग्राफियन फॉलिकल, पैरोटिड डक्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल। राधे कृष्ण, दशरथ, बी। बताओ भाई, लीवर से आपने कहा लैमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विद, ये किस कनेक्टेड होती है? लैमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विद, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। बताओ, नहीं 21 है। जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, लैमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विद, कोई नहीं बता पाया, स्मॉल इंटेस्टाइन से। किससे कनेक्टेड होता है? नॉट लीवर। ग्राफियन फॉलिकल क्यों बता रहे हो? लीवर नहीं होगा। डी, सोनम सिंह, बहुत अच्छा। कुमकुम, डी। ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर, डी। बहुत सारे लोगों ने सवाल को कर नहीं पाया, पूछ लेगा तब क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 22, सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस, क्या ये पूछा गया? अरे यार, रिफर्ड टू एज अ पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, गैस्ट्रिक जूस, काइम। बताओ, सक्कस इंटेरिकस किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन्स से सक्कस इंटेरिकस सिक्रीट होता है, और किसके द्वारा? हाँ कुमकुम, बिल्कुल आपने बताया। कविता, महबूब, सक्कस इंटेरिकस इस इंटेस्टाइनल जूस। रट डालो एकदम से, वैसे मैंने पढ़ाई इतना अच्छे से दिया है, सब रटा हुआ है सभी लोगों को। बताइए, इंट्रिंसिक फैक्टर द हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बताइए बताइए बताइए, बेहतरीन सवाल। ये सवाल कौन बताता है? लाख रुपए का सवाल है ये। बताओ भाई जल्दी से, विच इज द राइट आंसर? इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 secreted by goblet cells, ऑक्जेंटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स या चीप सेल्स। शालिनी, इंटेस्टाइनल जूस। हाँ, तुलिका भी आ गई है, इंटेस्टाइनल जूस। मंजू कुमारी, इंटेस्टाइनल जूस, बहुत अच्छा। चलो, महबूब आलम, अनुराधा, डी बोले हैं 23 नंबर का, राधा बोरे बोले हैं बी। चलो देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, प्रीति, ऑक्जेंटिक, निकिता सी, कोमल सी, कुमकुम डी, रुचि सी, रजिया सी, बहुत अच्छा, वेल। एक बार ताली बजा देता हूँ तुलिका के लिए, रजिया के लिए, रुचि के लिए, और उसके साथ साथ कोमल के लिए, उससे पहले एक और कोई बच्चा था उसके लिए। जिन लोगों ने ऑक्जेंटिक सेल्स बताया, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, आपको बता दूं, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, इनसे क्या सेक्रीट होता है? एक तो
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर ये विटामिन B12 का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कहाँ पर पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। चलो बेहतरीन कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल पढ़िए और आंसर करिए। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन is found in intestinal juice, bile juice, gastric juice, pancreatic juice। प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसे कहते हो, पहले तो ये बताओ। अमृता, हमने भी दिया था, अच्छा हाँ बिल्कुल आपने भी दिया होगा। बताइए भाई, बताओ 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 फटाफट जल्दी से बताओ कौन सा होगा राइट आंसर। प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसे कहते हैं, ऐसे एंजाइम जो किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। रेनिन कहाँ पाया जाता है भाई बताओ ना, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में। और करता क्या है ये, हाँ रेनिन। अच्छा ये बताओ, रेनिन एक ये है, एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है ना, एक रेनिन ये है और एक रेनिन ये है, ये गलत लिखा जबकि स्पेलिंग सही होनी चाहिए थी। रेनिन एक ये है, ये जब एंजाइम की बात कर रहा है ये वाला एंजाइम रेनिन वाला तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और एक रेनिन ये वाला है। तो हमें दोनों रेनिन की स्पेलिंग पूछा जाता है, हिंदी को दोनों में रेनिन कहते हैं, अंग्रेजी में पूछा जाता है, ठीक है। तो रेनिन जो स्टमक वाला है ये कहाँ पर पाया जाता है, स्टमक, और ये कहाँ पर पाया जाता है, किडनी की एएनएफ रीजन में ना, वहाँ से सिक्रीट होता है। आपने कहा जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस, और कहाँ पर, ये किडनी में। ये कहाँ पर पाया जाता है भाई, किडनी में, सभी को पता होगा। जक्स्टाग्लोमेरुलस सिंगल एन वाला किडनी में है जबकि डबल एन वाला स्टमक में, इसमें स्पेलिंग गलत हो गया सवाल में, वैसे सवाल सही है आपका। गैस्ट्रिक जूस स्पेलिंग एरर्स है, बाकी कोई एरर नहीं है। 25 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम सिक्रीट कहाँ से होता, तब कन्वर्जन बताओ। पहले तो इसका सिक्रीशन भी आपको बताना है, इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, सिक्रीशन कहाँ से होता है, और कन्वर्जन बताना किसको किसमें बदलता है। रेनिन स्टमक, हाँ रेनिन जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस व्हेन मैकुला डेंसा फील लो, बिल्कुल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, बहुत अच्छा, वेल डन निकिता। सुषमा महबूब कुमकुम 25 का ए, 25 में ए बता रहे हैं, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, बिल्कुल सही बताया जितने लोगों ने ए बताया। कैसिनोजन को कैसिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स में। तो आप लोगों ने आंसर तो सही दिया, बट कौन सा आंसर इसमें राइट होगा वो आप लोगों को बताना है। बताइए भाई, ये सिक्रीशन यहाँ कहाँ से होता है, हेलो अभी पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई फटाफट बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सिक्रीशन कहाँ से होता है, सिक्रीशन पैंक्रियास, कोमल क्या बात कर रही हो तुम। एंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, पगला गई हो। पैंक्रियास से नहीं, पैंक्रियास से तो ये सिक्रीट होता है, ये ट्रिप्सिन, ओजन ट्रिप्सिन। एंटेरोकाइनेज का सिक्रीशन मैंने पूछा था भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ध्यान रखो बच्चा। अंतरिक्ष, वेल डन, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, और मैच द करेक्ट कॉलम, मैच करिए, मैच द गिवन कॉलम फर्स्ट एंड चूज द कॉलम सेकंड करेक्ट ऑप्शन। बताओ भाई, रेनिन देखो इसमें डबल एन है, डबल एन वाला रेनिन तो मिल्क प्रोटीन। एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ऑक्सेंटिक सेल्स क्या करेंगी, फ्रक्टोज का क्या होगा। एंटेरोकाइनेज किस पर फंक्शन करेगा, ट्रिप्सिनोजन पर। ऑक्सेंटिक सेल्स विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन करेंगी, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करेगा। मिला दो भाई, मिला पाओगे कॉलम,
मिला पाएंगे आप लोग कॉलम ए। कितने लोगों ने ए दिया, जरा देख लेता हूं भाई। रेनिन मिल्क प्रोटीन, बेहतरीन। तीसरा, दो आंसर बचे। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन, चौथा। दूसरे का चौथा काहे ए होगा। अच्छा, यहाँ पर भी है, ठीक है भाई। ऑक्सिंटिक सेल्स, विटामिन B12, विटामिन B12 पहला। तब पहला तो कट गया ना, नहीं हुआ भाई, चौथा गया। फ्रक्टोज फैसिलेटेड, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, नॉट ए। ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में सवाल गलत करे। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत किया बहुत सारे लोगों ने, ध्यान नहीं दिए आप लोग। जल्दबाजी में तमाम लोगों ने क्वेश्चन को गलत करा और सवाल होना क्या चाहिए था, रेनिन कहाँ गया, मिल्क प्रोटीन है। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ऑक्सिंटिक सेल्स आपने का इंट्रिंसिक फैक्टर निकाल कर ऑब्जर्वेशन कराता है B12 का। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका, बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट आंसर दैट सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट्स ऑफ लाइनिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ वेरियस एंजाइम। बताओ वह कौन सा सिक्रीशन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है, स्तर की रक्षा करता है। बताइए, ये भी नीट 2019 का सवाल है, सोचिए। गॉबलेट सेल्स हैं, डियोडेनल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, ऑक्सिंटिक सेल्स हैं। ऑक्सिंटिक या पैराइटल सेल से HCl निकलता है, सभी को पता है। चीफ सेल से, वैसे सभी की सिक्रीशन बताओ, कौन सी सेल से किसका किसका सिक्रीशन होता है, आप ही लोग बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, विशाल कहते हैं ये सब हमको भी कंफ्यूजन कर दी है। अच्छा, प्रगति डी, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। मैंने कहा सबके सिक्रीशन बताओ। जया मिश्रा, सिंगर जया मिश्रा। जया का तो गाना सुने अरसे हो गए, पता नहीं कब से गाना नहीं सुना। चलो दशरथ, चलो ठीक है। सबके सिक्रीशन लिख के बताओ ना, इससे क्या निकलेगा। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चीफ सेल से क्या निकलेगा, प्रोरेनिन, और पेप्सिनोजन, है ना। इससे क्या निकलेगा, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। डियोडेनल सेल्स से बेसिकली जो एंजाइम निकलता है वो GIP, गैस्ट्रिक इन्हिबिटरी पेप्टाइड। यहाँ से कुछ और भी हार्मोन निकलते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन निकलता है, CCK, है ना, सिक्रीटिन भी निकलता है, सिक्रीटिन भी निकलता है। गॉबलेट सेल से क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट होता है। देन आंसर इज गोस टू म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल को, जिससे किसी का इन्फेक्शन ना हो पाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चीफ, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन, CCK। चलो अच्छा तो है, कम से कम सभी लोगों ने इतनी बात तो जानी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन। बेहतरीन सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम केमिकल कंपोजिशन बताना है आपको। तेरी चमचमाती कार को हम ले लिए, इसका ट्रिक क्या था, तेरी चमचमाती कार को हम ले लिए। रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए, वो स्टमक का है, और ये ट्रिक फॉलो करता है। तेरी चमचमाती कार को हम ले लिए। बताओ, तेरी से क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, चमचमाती से हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। कार से हो जाएगा बेसिकली कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम,
कार से क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी, हम से हो जाएगा एमाइलेज, और ले लिए से हो जाएगा लाइपेज। तो बता दो कौन कौन से, लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिनोजन कहाँ गया, ट्रिप्सिनोजन है ना, ट्रिप्सिनोजन ये है, और आपने का प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस कार से है, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया, एमाइलेज, पेप्टाइडेस, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन नहीं है, एमाइलेज, पेप्सिन स्टमक से है, पेप्टाइडेस, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन नहीं है, ऑप्शन केवल एक बचा, डी। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम आर फाउंड इन, तेरी चमचमाती कार को हम ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 29, 29वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर करिए। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीटेड बाय द, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक एसिड की बात कर रहा है, is secreted by the parietal cells, peptic cells, acidic cells, gastrin secreting cells। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है किसके द्वारा, नीट 2016 में पूछा हुआ सवाल, बेहतरीन सवाल। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, बहुत अच्छा, अमृता, निकिता, सालिनी, साकिब, रजिया, HCl, हाँ बिल्कुल सालिनी, बहुत अच्छा। HCl तो ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड बराबर HCl, सिक्रीट्स बाय ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स है क्या, पैराइटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स से HCl सिक्रीट होता है। पेप्टिक या जाइमोजन सेल से, चीप सेल से, प्रोरेनिन। अरे सी क्यों कर रही हो राधा, 29वां का ए होगा, पैराइटल सेल्स, अंतरिक्ष, वेल डन सोनम, बेहतरीन सोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन, 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। आपने कहा पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाला कौन सा हार्मोन है, आपके स्क्रीन पर है, इसका मतलब बताओ, एंजियोटेंसिनोजन और एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन उत्तेजित करते अग्नाशय रस उत्पादन और बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट करने के लिए। प्रीति कुमारी, सर ये बिहार पीजीटी जूलॉजी में सपोर्ट करेगा, 15 का एग्जाम हो, अरे उसी के लिए तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, उसी में तो 100% पूछेगा, ये सब सवाल उन्हीं के लिए हैं। सिक्रीटिन, बिल्कुल, देखो कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन दो हार्मोन है और दोनों के दोनों कहाँ से सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। सिक्रीटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को, ये किसको स्टिमुलेट करता है, ओनली पैंक्रियाज को, जबकि सीसी के जो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है बोथ किसको किसको स्टिमुलेट करता है, एक तो बाइल सिक्रीशन के लिए गाल ब्लैडर को, गाल ब्लैडर फॉर बाइल सिक्रीशन, और पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर दोनों को स्टिमुलेट करता है सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, जानते रहिएगा। आज कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा है ना, 40 क्वेश्चन तक करवाऊंगा, तो अभी आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। आपने कहा कौन सा एंजाइम सक्कस एंटेरिकस में नहीं पाया जाता है, माल्टेज, न्यूक्लियेसिस, न्यूक्लियोसाइडेज और लाइपेज। सक्कस एंटेरिकस का मतलब इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस का मतलब क्या है बताइए, आप कह सकते हो इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, विच एंजाइम इज नॉट फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस, बताइए। कोमल बहुत अच्छा, अमृता,
प्रिया प्रिया, बहुत अच्छा, वेल डन। 31 में बी किसी ने दिया माल्टेज, क्यों? डाइसैकेराइडेज तो सभी होंगे ना, माल्टेज तो बिल्कुल सही भाई, डाइसैकेराइडेज ना, आपको नहीं पता क्या? डाइसैकेराइडेज और डाइसैकेराइड में कौन कौन से होंगे? ये तीनों होंगे, कौन कौन से? एक तो इन्वर्टेज या सुक्रेज, सुक्रेज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये तो तीनों ही होंगे ना, तीनों शुगर को तोड़ने वाले हैं। ये तो तीनों पाए जाते हैं। डाइसैकेराइडेज क्यों नहीं पाए जाते? ये तो पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज भी पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइडेज भी पाया जाता है, माल्टेज भी पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियेसिस की बात करेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? पैंक्रियाज। ध्यान रखना, कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियाज। और ये किसको तोड़ता है? तो न्यूक्लिक एसिड टू पॉलीपेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइड्स चैन में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड चैन। बी न्यूक्लियसिस, हाँ सुक्रेस इन्वर्टेज, तब क्या? चलो तब काहे माल्टेज लगाए पड़े थे सबके सब। 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आंसर करिए। द इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाई, इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाई लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। बताइए, पाचन में प्रारंभिक चरण मनुष्य में दूध का संचालन किसके द्वारा होता है? इनिशियल स्टेज मनुष्य, सवाल समझना, मनुष्य। बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने लोग इसको गलत करेंगे मैं ये देखना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो इस सवाल को गलत करेंगे। और मैं एक बात कहूंगा कि 100% लोग गलत करे हैं। सोचो, चिंतन करो, मनन करो, 100% लोगों ने गलत करा। दशरथ यार ध्यान दो भाई, क्या बात कर रहे हो? 100% लोगों ने गलत करा आंसर, कोई सही नहीं किया। नोबडी गिव द राइट आंसर, नोबडी गिव द राइट आंसर। सुषमा किरण सिंह, चलो कोमल, हमने हाईलाइट भी करा। आपको पता है क्या, जो रेनिन एंजाइम है ओनली सीक्रेट्स इन चाइल्ड, ओनली सीक्रेट्स इन कॉप्स, है ना, या कह सकते हो चाइल्ड, बच्चों में सीक्रेट होता है, नॉट एडल्ट। और एडल्ट में कौन सा होगा बताओ? अगर हम बात करेंगे भाई एडल्ट्स के स्टमक में, एडल्ट्स के स्टमक में कौन सा होगा? पेप्सिन। प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन सा होगा? पेप्सिन। यस सर, याद आ गया, इतनी देर में आया। रेनिन चाइल्ड में होता है, नॉट एडल्ट में। तब 100% लोगों ने गलत करा था। रश्मि सी अभी तक, चाइल्ड में रेनिन। हाँ ठीक है, अब करो, जितने लोगों ने डी दिया वही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन। 33वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर करिए। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द blood through the mucosa cells of intestine by the process is called active transport, facilitated transport, simple diffusion, co-transport mechanism। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा जा रहा है और बेहतरीन सवाल है। आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? सक्रिय परिवहन में सुविधा, सरल प्रसार, सिंपल डिफ्यूजन या कोफैक्टर मैकेनिज्म। मैंने करवाया भी है, पीछे क्वेश्चंस में आप लोगों को मिला भी होगा ये सवाल। बी याद आ गया, सबको याद आ गया। बी आपने कहा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा
बेसिकली जो एंडोथेलियल लेयर होती है उसके द्वारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कराएगा ये। इफ फॉर सम रीजन आवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल बी एडवर्स अफेक्ट। अगर मान लो हमारे गॉबलेट सेल्स काम करना बंद कर दें, यदि किसी कारणवश हमारी गॉबलेट कोशिकाएं गैर कार्यात्मक हो जाएं, काम करना बंद कर दें, यह होगा प्रतिकूल प्रभाव किसके लिए बताओ? प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, सिक्रेशन ऑफ सीबम फॉर द सेबेसियस ग्लैंड, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन इन द इंटेस्टाइन। किस पर प्रभाव पड़ेगा? विशेषता रश्मि, सॉरी फॉर लेट, बहुत लेट हो, लेट होता है एक होता बहुत लेट होना। सोनम तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा? सुषमा 34 में, क्या बात है। अच्छा यार, कौन से सवाल का भी बता रहे हैं आप लोग? पगला वगला गए हो क्या सब जने? अरे वाह, क्या बात है। शालिनी यादव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। शालिनी यादव अकेली एक ठो लड़की है जिसने राइट आंसर दिया है, बाकी सब पगला वगला गए हैं, है ना। पता नहीं कहाँ से आज बुद्धि उद्धि खो के बैठे हो। अंतरिक्ष देखो 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 देखो, आपने कहा गॉबलेट सेल्स का मतलब किसका सिक्रीशन करेंगे? म्यूकस। और जब म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे, अगर म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे तो म्यूकस क्या करेगा? हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन इन इंटेस्टाइन, ये करेगा ना। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन तो कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास के। पैंक्रियास के कहाँ से बताओ ना? डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन। सिक्रीशन ऑफ सीबम, सीबम का सिक्रीशन कौन करता है? सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड से सीबम निकलेगा। गॉबलेट सेल्स नहीं, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन इन गॉबलेट सेल्स। म्यूकस सेल्स सीबम का सिक्रेशन सेबेसियस ग्लैंड से करती है, लेकिन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होते हैं, नॉट बी। सर मेरी तैयारी 50-50 है, बट कम समय मिलता है। कोई बात नहीं, जब समय मिले तब करो। हाँ, पगला गए हैं सबके सब। गॉबलेट इंटेस्टाइन सेल्स अभी सब सही कर रहे हो। डी, सब पगला गए हैं। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे सब पगला जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 36 नंबर सवाल, 36। कैरियर आयन लाइक सोडियम फैसिलिटेड absorption substance like amino acid and glucose, glucose and fatty acid and glycerol, fructose and some amino acids। बताइए, कैरियर आयन आपने कहा सोडियम आयन जैसे बाह्यक आयन सुविधा प्रदान करते हैं जैसे पदार्थों के अवशोषण में। सोडियम आयन बताओ, इसका तो बता देना। कोई बात नहीं प्रीति, तुम आराम से बेटा, परेशान ना हो, और तैयारी जितनी आपकी है उतनी तैयारी के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए परीक्षा हाल में, और आपका ईश्वर चाहेंगे तो जरूर सफल होंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे। वक्त कम मिला तैयारी करने का, बस यही है। और आपने एडमिशन भी लेट लिया क्योंकि सही समय पर अगर आप लोगों को, एक तो मुझे बहुत बच्चे बिहार के, मैं आपको बता दूं बिहार से बहुत एडमिशन हुई है राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वही है कि बच्चे अभी तक मुझे मैसेज कर रहे हैं, नोट्स लिए हैं बहुत सारे, हज़ारों बच्चे तो हमारे नोट्स परचेज करे हैं। उनको केवल ये कहना था सर हम पता ही नहीं लगा कि आपका चैनल भी चलता है, तो भाई खोजा करो ना। तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया करो। बहुत सारे बिहार के बच्चे हैं, बहुत सारे झारखंड के बच्चे हैं, बहुत सारे मध्य प्रदेश के हैं, उत्तरांचल के हैं, कश्मीर से हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, पूरे भारत के सभी राज्यों से बच्चे। बेसिकली जो आपके उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द के राज्य के जितने बच्चे हैं वो सब एडमिशन ले रहे हैं एप्लीकेशन पर। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो। शेयर करने से होता क्या ना, थोड़ा सा वीडियो पहुंच जाता है उन लोगों तक सूचना। बाकी जो सच में पढ़ना चाहता है, जिनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कोई अध्यापक है जो बायोलॉजी पढ़ाता है, उनको अगर समझ में आएगा हमारा तो पढ़ेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। छोटी सी फीस है, बहुत ज़्यादा हम फीस भी नहीं रखे हैं, 2499 है, आराम से पढ़ो। चलो, फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स, डी।
ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड कितने लोगों ने करा? डी तो किसी ने करा ही नहीं यार। मैं सर एकेडमी की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए बैच ना ले पाई, बस सारे वाईटी के वीडियो देखते हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो मैं सर एकेडमी को जानती ही नहीं थी इसलिए बैच नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता चला था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप लोग बस बाकी लोगों को बताओ जिनको सटीक और सही जानकारी मिल पाए और अच्छे से पढ़ पाए। अगला सवाल 37वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ो और आंसर करो। यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग entirely on mother milk which is white in color. What the stool which the infant pass out is quite yellowish. What is the yellow color due to? ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एक बच्चा जो माँ का दूध पीता है, ऐसा सवाल पूछा है, परीक्षा में पूछा गया, एनसीईआरटी का सवाल है। शायद कोई बच्चा शिशु दूध पी रहा हो, पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है, जो सफ़ेद रंग का मल देता है, लेकिन शिशु काफ़ी हद तक मल जाता है, मल होगा यहाँ पर, मर नहीं, मल जाता है पीलापन लिए हुए। तो पीला रंग किसके कारण है? मल जाता है, मल, है ना, ध्यान रखना। इस क्वाइट को उसने मर लिख दिया, क्वाइट का मतलब बेसिकली जो जाता है। तो बताइए किसके कारण होता है ऐसा? अर्पिता चौहान, थैंक यू सर, आपने भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपसे पढ़कर मेरा रिवीजन हो गया, बहुत अच्छा, वेल डन। बताओ भाई 37वें का सी, बाइल। अरे यार क्या बात करते हैं आप लोग, मतलब सी किस बेस पर कर दिए? अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन कैसीन कि बाइल पिगमेंट पास्ड थ्रू द बाइल जूस। अरे यार आपको पता नहीं इसमें क्या बिलिरुबिन और स्ट्रैकोबिलिन होता है? बिलिरुबिन और स्ट्रैकोबिलिन और स्ट्रैकोबिलिन और बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन के कारण कैसा रंग होता है? येलोइस। तो येलोइस कलर होने का प्रमुख कारण क्या है? बिलिरुबिन। और स्ट्रैकोबिलिन के कारण कैसा रंग होता है स्टूल का? ब्राउन। तो जो फीकल मैटर होता है, जो स्टूल होता है, उसका कलर ब्राउन होता है किसके कारण? स्ट्रैकोबिलिन के कारण। और बिलिरुबिन के कारण येलोइस कलर होता है। क्या बात है, बी होगा। आप लोग तो एकदम से अच्छे खासे सवालों में घूमे हो। बाइल पिगमेंट पास थ्रू द बाइल जूस, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर दैट सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 38, और इसके आंसर करिए सभी लोग फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड? आपने कहा निम्नलिखित में से कौन सा युग मनुष्य के भोजन में घटक के पेट में पूरी तरह पहुंचता है अपाच से? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, स्टार्च, फैट, सेलुलोज, सेलुलोज। स्टार्च का आपको पता है कि एमाइलेस एंजाइम जो अल्फा एमाइलेस है, और अल्फा एमाइलेस को हम क्या कहते हैं? टाइलिन। इसको क्या कहते हैं भाई? टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन कहाँ पर पाया जाता है? ये बकल कैविटी में पाई जाती है। ये तो कहाँ पर पाया जाता है, ध्यान रखना, वक्कल कैविटी में। वक्कल कैविटी में पाया जाता है। तो ये इसका पाचन हो जाएगा, इसका भी पाचन हो जाएगा, लेकिन फैट और सेलुलोज नहीं होगा। इसका पाचन स्टार्च का हो जाएगा। फैट और सेलुलोज का पाचन आपको पता है कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ह्यूमन के शरीर में सेलुलोज का पाचन सीकम रीजन पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या करोगे? फैट एंड सेलुलोज इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। बताइए भाई क्या करेंगे? सी, हाँ बिल्कुल, मनोज कुमार पटेल, सी।
भाई फैट जब तक इस पर क्या नहीं होगा, बाइल का इमल्सिफिकेशन, आप सभी को पता है जब इमल्सिफिकेशन होगा तभी इसका पाचन होगा। और सेलुलोज का पाचन करने के लिए सीकम रीजन है। कौन सा रीजन है? सीकम। और जो सीकम रीजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, तो कुल मिलाकर वो स्टमक में नहीं जाएगा, वो आगे जाके पाचन होगा, स्टमक के आगे। सवाल के अंतिम पड़ाव की तरफ है, हम 40 सवाल आज कराने वाले हैं, तो एकदम से 39वां सवाल आपके स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन में आपने का निम्नलिखित में से कौन सा के संबंध में कथन सत्य है भोजन के पाचन और अवशोषण मनुष्य में? बताइए। पहला सवाल है ऑक्जेंटिक सेल्स एंड अकर्स इन स्टमक सिक्रीशन ऑफ प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ऑक्जेंटिक सेल्स किसका सिक्रीशन करती हैं? HCl। गलत हो गया। फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक आपने का सोडियम। फ्रक्टोज और अमीनो एसिड आपने का एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम। फिर देखो साइक्लोमाइक्रॉन आर स्मॉल इंटेस्टाइन लाइपोप्रोटीन पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ब्लड इनटू द कैपिलरीज। बताइए। अबाउट 60% स्टार्च इन हाइड्रोलाइज्ड बाई, क्या 60% स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड के द्वारा पाचन होता है? तो विच इज द, आपने कहाँ गया, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पाचन? तो 60% स्टार्च का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, वो तो सबसे पहले स्टार्च वहीं पर हो जाता है। कहाँ पर? बेसिकली कुछ परसेंट होता है, कुछ परसेंट मतलब 60% नहीं कह सकते हैं, 40% कह सकते हो। मैन में सेलुलोज का डाइजेशन होता है सर? नहीं, मैन में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, मनुष्य में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन बाकी मैमल्स में होता है, जो रूमिनेंट्स हैं उनके सीकम में होता है। मनुष्य में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि सीकम और बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए हैं दशरथ, ध्यान रखना। तो कुछ लोग कर रहे हैं बी, कुछ लोग कर रहे हैं सी। प्रगति 39 का सी, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर अगर बता दें फ्रक्टोज और अमीनो एसिड, फ्रक्टोज तो ठीक है लेकिन अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो सम अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन साइक्लोमाइक्रॉन्स एंड स्मॉल लाइपोप्रोटीन पार्टिकल दैट ट्रांसपोर्ट द फूड ऑफ इंटेस्टाइन विद ब्लड कैपिलरीज। बिल्कुल आपने का ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ये लाइपोप्रोटीन्स और साइक्लोमाइक्रॉन्स इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्पेशली ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 ऑन योर स्क्रीन। आज के सेशन का अंतिम सवाल है, 40वां नंबर, और आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। मैं पढ़ देता हूं सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट एक्शन ऑन गिवन सबस्ट्रेट द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड इंड प्रोडक्ट? आपने कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। डिओडेनम में ट्राइग्लिसराइड ट्रिप्सिन मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रिप्सिन मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है क्या? आपको पता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम ये प्रोटियोलिटिक है। कैसा है? प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन का पाचन करेगा, तो क्यों ग्लिसराइड्स को तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च अल्फा एमाइलेज डाइसैकेराइड में टूटता है। भाई स्टार्च को अल्फा एमाइलेज डाइसैकेराइड माल्टोज में तो तोड़ता है, लेकिन नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां पर तोड़ता है? बक्कल कैविटी में या माउथ कैविटी में। बक्कल कैविटी में तोड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन पेप्सिन अमीनो एसिड। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पेप्सिन पाई जाती है कि नहीं? आपको पता है कि ये कहां पर पाई जाती है? स्टमक में ये कंडीशन होती है। अब तो एक ही बचा ना, स्टमक फैट लाइपेज या मिसेल्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टमक। खतरनाक हो गया। स्टमक फैट लाइपेज, स्टमक में लाइपेज एंजाइम फैट मिसेल्स को पचाता है। बिल्कुल सही है, यही होगा, इसलिए क्योंकि लाइपेज मिसेल्स जो है वो फैट को स्टमक में, तो लाइपेज एंजाइम वयस्क के मनुष्य के
लेस अमाउंट में पाया जाता है स्टमक में। लेस अमाउंट आपको बता दूं, ये लेस अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं मेसल्स ऑफ लाइपेज। डी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने क्या करा? अस्मिता कुमारी सी, नहीं सी तो नहीं होगा, डी ही होगा। अमृता तो आंखें खोल गई डी ही बचा, एक ही आंसर ही है इसमें, और कोई है नहीं, ध्यान रखना। और इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोगों ने 40 सवाल करे हैं सॉल्व। समझ नहीं है मुझे आया। कोमल देखो यहाँ पर, अच्छा देखो मैं समझा देता हूँ, इधर देखो मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट देख लो भाई। बच्चे होते हैं छोटे, उनके स्टमक में दूध जब बच्चे पीते हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं, तो दूध की वसा को बच्चों में कौन पचाता है? स्टमक लाइपेज एंजाइम। मिल्क फैट को कौन पचाता है अगर हम बात करें? बताओ, बच्चों में दूध की वसा को पचाता है, दूध की वसा को पचाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब समझ में आ गया होगा कोमल, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, अभी भी ना समझ में आया हो तो एक बार और बता दूं चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा था, आज के प्रश्न कैसे थे, सभी लोग एक बार मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे। और कल का टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूं, कल हम जूलॉजी और बॉटनी दोनों का कंबाइंड टॉपिक लेकर आने वाले हैं। सेल साइटोलॉजी के कल क्वेश्चन कराने वाले हैं। कल बेहतरीन श्रृंखला होगी, कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कल के सेशन में कोशिका होगा टॉपिक हमारा, और कोशिका के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। बिल्कुल, सिंगर जय मिश्रा डी। चलो हाँ बिल्कुल, चलो समझ गए जी सर, एक्जैक्टली। चलो भाई, तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम आप लोगों के पुनः नाम पुकार लें, जिससे मुझे पता चल जाए कि हमारे बहुत सारे मित्र जो सेशन में आए और जितने लोगों ने सेशन को देखा, आप सभी लोगों का सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं और इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अमृता पांडे, जया मिश्रा, दशरथ प्रसाद सिंह, रश्मि, अस्मिता, उषा, अमृता, कोमल, सोनम, प्रीति, अर्पिता, रुचि, रश्मि, विशाल निषाद, कविता, राधे कृष्णा और राधा बोरे, उषा कुमारी। चलिए भाई, सभी लोगों को, अंतरिक्ष श्रीवास्तव, सुषमा, रश्मि, उषा, सभी साथियों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता भी जुड़ी थी, और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जब भी परीक्षा होगी, कोई भी एग्जाम में जिसमें आप बैठने जाएंगे ना, आगामी एग्जाम, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे एलटी ग्रेड जैसी लेक्चरर की हो, चाहे आप ईएमआरएस देने जा रहे हो, अगर झारखंड प्रवक्ता भी देने जा रहे हो, या बीपीएससी देने जा रहे हो, मैंने कहा जितने भी परीक्षाएं, जो भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स की अगर एग्जाम्स होंगे, तो आप लोगों का तैयारी का लेवल यहाँ पर है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, प्रयास, परिश्रम अपनी लगातार करते रहना, क्योंकि तैयारी रेगुलरिटी मांगती है। जो व्यक्ति रेगुलर स्टडी करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैंने कहा भी है कि मैंने देखा है लोगों को लगातार परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। इसीलिए अथक और निरंतर प्रयास करते रहना है, जिससे आप लोगों को सफलता मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सभी लोगों का प्रेम, इसने सपोर्ट मिला। एक बार भाई सभी लोगों से हमारी अपील होती है कि क्लास एंड होने के बाद एक ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो कि सेशन कैसा था, बेहतरीन थे, जिससे हम आपके कमेंट्स जब बाद में पढ़ते हैं तो किसी बच्चे का कोई अगर डाउट भी रहता है तो कमेंट सेशन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। किसी प्रकार की कोई क्वेरी भी रहती है, पूछ सकते हो। तो कमेंट में एक बार जरूर बताया करो कि सेशन का लेवल क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन अच्छे थे कि बहुत अच्छे थे, कि एनसीईआरटी के जो सीजन करा रहे हैं, एनसीईआरटी जो सेशन जा रहे हैं, वो क्या आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, कि आप लोगों के लिए प्रश्न और अच्छे हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, तो प्रश्न लिखने में, प्रश्न और बनाने में थोड़ा सा मजा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। बच्चे देखो कितना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्रश्न और अच्छे अच्छे बनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।